हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल साइंस का यानी कि एसएसटी का सैंपल पेपर थर्ड। ये फाइनल टर्म के लिए है। सैंपल पेपर 1 और 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसे भी जरूर देखना। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ज्योग्राफी सेक्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। टाइमिंग आपको जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी। 80 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी जो है वो 24 मार्क्स की आएगी आपके। पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज जो है वो दिए हुए हैं। एक एक नंबर के 3 एमसीक्यू हैं। विच कंट्री स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो एरिया के बेसिस पर वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर कौन सी कंट्री आती है, तो वो आती है चाइना। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम गिवन टू इंडिया। तो इंडिया का जो है संविधानिक नाम जो है वो क्या है, तो इंडियन रिपब्लिक है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम इंडिया पे टिक कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लेन्स। इसमें से कौन सा जो है वो प्लेन का पार्ट नहीं है। तो ये सैंपल पेपर 2 में भी क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन है ख्याल। इसके बाद जो है वो पार्ट बी जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नर्दर्न प्लेन है, नॉर्थ साइड का जो प्लेन है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर हम उसके लेंथ की बात करें तो जो लेंथ है उसका वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, और जबकि अगर हम उसके ब्रेड्थ की बात करें यानी कि चौड़ाई की बात करें तो वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक का है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लू क्या होता है। तो जो गर्म, शुष्क और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है जो कि गर्मी के टाइम पर चलती है उसे जो है वो लू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिलिप का है, 1 नंबर का है। ये भी लाइंस दैट ज्वाइन प्लेसेस विद इक्वल रेनफॉल। तो जो लाइन जो है वो मैप में इक्वल रेनफॉल को जो है वो शो करती है, उस लाइन को बेसिकली क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आइसोहेड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो आपसे बोला गया है मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है वो ट्रू फॉल्स तो दिया नहीं है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन पंजाब। तो 5 तरीके के वनस्पतियां बतानी है जो कि पंजाब में पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो पाया जाता है तो हिमालयन टाइप मॉइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल पाइन वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल श्रब वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन, ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। ठीक है, जो पार्ट सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये जो है वो टोटल 6 मार्क्स का है। एक्सप्लेन फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा और फौना जो है वो क्या होता है वो बताना है। तो जो वेजिटेशन है यानी जो वनस्पतियां हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब फ्लोरा का पार्ट होते हैं। ठीक है, वाइल ह्यूमन वर्ल्ड इज कॉल्ड फौना। जबकि जो ह्यूमन का जो संसार है उसे जो है हम लोग फौना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेनफॉल इज नीदर सिस्टमैटिक नॉर स्पेसिफिक, एक्सप्लेन इट। तो जो भारत की बारिश है वो सिस्टमैटिक नहीं है और स्पेसिफिक भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, द अमाउंट ऑफ मानसून रेन्स इन इंडिया इज नॉट फुल्ली डिटरमाइंड। कि कितनी बारिश होगी यहाँ पे मानसून में वो हम पता नहीं कर सकते है ना, वो डिटरमाइंड नहीं है, निश्चित नहीं है। समटाइम्स मानसून विंड्स अराइव प्री मेच्योरली। बहुत होता है कि मतलब कि जो मानसून है वो टाइम से पहले आ जाता है और बहुत जगह पर जो है वो काफी ज्यादा बारिश आती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। और कभी कभार जो है वो समटाइम द रेनफॉल इज सो लो और इट एंड्स प्रीमेच्योरली। तो बहुत होता है कि बारिश बहुत कम हुई होती है या फिर वो पहले ही टाइम से पहले ही खत्म हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो फसल होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट डी है, उसमें आपको बोला गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने। ठीक है, तो एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडी रीजन। कांडी रीजन जो है उसके जो है वो लक्षण आपने बताने हैं। और इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब डज इट फॉल, और कौन पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मतलब पड़ता है। तो द रोलिंग एंड पोरस प्लेन्स टू द ईस्ट एंड नूरपुर बेदी तहसील इन रोपड़ डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड कांडी रीजन। तो जो मतलब कि जो ईस्ट ऑफ नूरपुर बेदी है, ठीक है, तहसील जो कि रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो वाला जो एरिया है वो कांडी रीजन के नाम से जाना जाता है। और ये पंजाब का 10% जो टोटल लैंड है उसको कवर करता है। दिस टोटल एरिया इज, ये जो टोटल एरिया है 5 लाख हेक्टेयर है, एक्सटेंड टू 5 डिस्ट्रिक्ट, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट और 22 ब्लॉक्स जो है वो पंजाब के उसमें फैला हुआ है। तो इसका जो फीचर्स है वो क्या क्या है, ठीक है, तो द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज पोरस स्मूथ। ये जो है सॉइल है वो काफी ज्यादा पोरस है, स्मूथ है,
चो इज फाउंड एट एवरी 1 किलोमीटर इन दिस एरिया। जो चो है वो जो है वो यहाँ पर जो है वो पाया जाता है। This region extend in the narrow belt from 300 to 400 मीटर along with शिवालिक फुटहिल। तो शिवालिक फुटहिल के जो रीजन है उस पे जो है वो 300 to 400 मीटर के बीच में जो है वो ये जो रीजन है वो फैला हुआ है। दिस रीजन एक्सटेंड्स बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंडीगढ़, होशियारपुर एंड रोपड़। तो ये जो है वो चंडीगढ़, होशियारपुर और रोपड़ के डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच जोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट अपॉन नेचुरल वेजिटेशन। तो कौन कौन से जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले होता है कि लैंड और रिलीफ, यानी जमीन जो है वो किस तरीके की है। द टाइप ऑफ लैंड इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द वेजिटेशन टाइप विद इंक्रीजिंग हाइट फ्रॉम मेन सी लेवल। दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस। तो समुद्र से उस जगह की ऊंचाई कितनी है, ये चीज जो है वो ज्यादा मैटर करती है। और जिस तरीके मतलब कि ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो है वेजिटेशन जो है यानी जो वनस्पति है वो अलग अलग जो है वो वहां पर पाई जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉइल। सॉइल जो है वो भी एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसके अंदर के मिनरल्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं, गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। लिक्विड ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट्स, तो मतलब सॉइल की बेसिकली फर्टिलिटी जो है वो कितनी है, उस वो चीजें जो है वो मैटर करती है, ठीक है। जो सॉइल अगर अच्छी होगी तो यानी जैसे कि एल्यूवियम सॉइल जो कि पंजाब में पाई जाती है, तो वहां पर जो है वो खेती बाड़ी जो है वो अच्छे तरीके से हो सकती है, नेचुरल वेजिटेशन अच्छा होगा। बट वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें जहां पर जो है वो डेजर्ट है, तो वहां पर जो है वो कैक्टस टाइप के प्लांट जो है या जो चने होते हैं, ठीक है, उस टाइप के प्लांट जो है यानी जो झाड़ों में उगते हैं, ठीक है, झाड़ होती है जिनकी, तो उस तरीके के प्लांट जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो टेम्परेचर जो है वो भी मैटर करता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा है। अगर बहुत ठंडा टेम्परेचर है तो वहां पे उस तरीके की वेजिटेशन उगेगी, अगर गर्म है तो वहां पे मतलब कि अलग तरीके का जो है वो मतलब कि कह सकते हैं वेजिटेशन उगेगा। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट जो है वो कितनी देर तक रहती है, ठीक है। अब प्लांट्स क्योंकि ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी वो सनलाइट को जो है वो रिसीव करके जो है वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो सनलाइट जो है वो कितनी देर तक आती है ये भी वेजिटेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाएगी। फिर बारिश जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि प्लांट्स उनको मतलब पानी भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वहां पर बारिश जो है वो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी करके जो हमारे जो इक्वेटर होता है, इक्वेटोरियल रीजन होता है, वहां पर जो है वो बारिश जो है बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर जो है वो मतलब कि काफी घने जंगल जो है वो पाए जाते हैं जिनको कि हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो पार्ट ई है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने जो है वो इसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। व्हाट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना जो है वो किन चीजों की वजह से जो है वो मतलब कि क्या फैक्टर जो है वो उसको लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्लोरा एंड फौना जो है वो क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो व्हाट जगह पे क्लाइमेट आ जाएगा, बाकी आंसर जो है वो सेम रह जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो एलिमेंट क्या क्या है वेदर और क्लाइमेट का, मतलब किस किस तरीके से उसको डिटरमाइन कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहला जो है वो टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो रेनफॉल देखा जाएगा। इसके बाद जो है वो एटमोस्फेयर का कितना प्रेशर है, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो क्लाइमेट और वेदर जो होता है वो जो है द एट्रीब्यूट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यहाँ पे वेदर कैन चेंज मेनी टाइम्स इन अ डे। वेदर जो है वो एक दिन में बहुत बार जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे अभी धूप निकली हुई है, अचानक से बारिश हो जाए तो वेदर बदलता है, क्लाइमेट नहीं। जो क्लाइमेट होता है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है वो मतलब कि देखा जाता है, ठीक है। तो बट क्लाइमेट कैन नॉट, आप यहीं तक लिख देना इसका, ठीक है। उसके बाद है रमन जो है वो कश्मीर जाना चाहता है अपने पिता के साथ, तो वो किस तरीके के कपड़े जो है वो कैरी करेगा, वुलन कपड़े जो है वो कैरी करेगा। क्यों, क्योंकि जो है वहां का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो पार्ट एफ आ गया। इसमें जो है वो हमें मैप पॉइंटिंग करनी है, 5 चीजें पूछी गई है इंडिया के मैप में जो है वो आपने शो करना है, ठीक है, और किसी 3 जगह को आपने शो करना है। तो सबसे पहले जो है रिवर गंगा बोला गया है, तो वो उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर बिहार और उसके बाद फिर बांग्लादेश में जो है वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमें सांबर लेक बोला है, तो सांबर लेक जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, कुछ इस साइड जो है वो पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो है वो नंबर 2 है, यानी कि सांबर लेक है, ठीक है, ये नंबर 1 है। इसके बाद हमें बोला है खासी एंड गारो माउंटेन। तो खासी
तो खासी और गारो जो है वो दोनों ही जो है वो मेघालय में जो है वो है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आपके एग्जाम में जो है वो ये लाइन ना डली हुई हो, ठीक है, जो मैप दिया उसमें ना डली हुई हो, तो यहाँ पे जो 23.5 डिग्री जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वहां से इस 23.5 डिग्री पे जो है वो आपने मिला देना है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो नंबर 4 हो गया हमारा। नंबर 5 जो है वो नाथुला है। तो नाथुला जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो नाथुला है सिक्किम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पार्ट इकोनॉमिक्स का है, जो कि 16 मार्क्स का है। तो यहाँ पर पार्ट ए जो है उसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, एक एक नंबर के हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड नोन एज। तो इंग्लैंड की करेंसी जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, पाउंड, ठीक। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि जो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन है कौन सा है जो इमोबाइल है, मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो लैंड है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर की जो है वो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्जाम्पल देना है। तो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिससे कि जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं उनको हम पूरा करने के लिए जो हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमें जो है वो प्रॉफिट हो, ठीक है। जैसे कि एक टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रही है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडिया स्टैंड्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के टर्म पर अब तो फर्स्ट पे आ गई है, बट आपकी बुक में भी सेकंड लिखा है, ठीक है। तो सेकंड ही लिखोगे। तो इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अगला है ह्यूमन नीड्स आर। ह्यूमन नीड्स जो है वो कैसी है, जो इंसान की जरूरतें हैं या इच्छाएं हैं वो कैसी है, अनलिमिटेड है, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है। सप्लाई ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लैंड जो है उसका सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, क्योंकि लैंड कौन सा हम बढ़ा सकते हैं, जितना धरती पर है उतना ही लैंड रहेगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पार्ट सी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, सॉरी 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लेबर का क्या मतलब होता है। तो इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब होता है इंसान जो कोशिश करता है, ह्यूमन जो एफर्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकली करे यानी अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए करे, जैसे कि मजदूर करते हैं, या फिर वो मेंटल वर्क करे, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो उसको जो है वो मतलब कह सकते हो उनका इन दोनों ही कामों को करने से उनको पैसे का फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, ये हम करके आ चुके हैं, ठीक है, सेम आंसर है। पार्ट डी जो है वो कहता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लेबर। लेबर का मेन फीचर जो है वो क्या होता है, मोबाइल है, यानी कि लेबर को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेबर जो है उसे बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। लेबर को मतलब कि ये नहीं है कि हम लेबर को बेच और खरीद सकते हैं, इसका मतलब है जो उनसे हम जैसे 6 घंटे काम करवा रहे हैं, 8 घंटे काम करा रहे हैं, तो उसके बदले उसको पैसे दे रहे हैं ना, मतलब उसका टाइमिंग हम खरीद रहे हैं, तो उसकी मजदूरी खरीद रहे हैं हम, ठीक है। मजदूर को नहीं खरीद सकते, मजदूरी को खरीदते हैं। लेबर इज अवेलेबल इन एबिडेंस इन इंडिया। लेबर जो है वो इंडिया में काफी अधिक मात्रा में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद है सप्लाई ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो लेबर की सप्लाई है उसको टाइम से बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। लेबर एक एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का, ठीक है। अब कोई मशीनरी चलाने, उसमें मशीन अपने आप काम नहीं करेगी, उसके लिए हमें जो है वो लेबर चाहिए है, ठीक है। तो लेबर जो है वो एक्टिव फैक्टर होता है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि गरीबी के भारत में गरीबी के 3 मेन कारण क्या है। तो जो है वो लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक हमारा इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो इंडिया जो है वो लगभग 100 सालों तक जो है वो ब्रिटिशर्स की गुलाम रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल थे, ठीक है, या स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी तरीके से कह सकते हो बर्बाद होनी शुरू हो गई थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई, ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गई इनकम की, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई। पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पॉपुलेशन इसका फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी लोगों के पास नौकरी ही नहीं है ताकि वो अपना जो है वो सर्वाइवल कर सके, या जो है वो मतलब कि जो है उसको ह्यूमन रिसोर्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो गरीबी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है पार्ट ए हिस्ट्री का है, 24 मार्क्स आएगी हिस्ट्री की। तो एज पर ऋग्वेदा नेम ऑफ पंजाब वॉज। तो ऋग्वेदा पंजाब का पुराना नाम क्या था, सप्त सिंधु, ठीक है। राइटर्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। मुस्लिम सोसाइटी में राइटर्स कौन सी क्लास से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास से।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन द मोस्ट पावरफुल आइडिया दैट रीऑर्गेनाइज द सोसाइटी वाज, तो उस टाइम पे जो आइडिया रीऑर्गेनाइज कराई गई थी वो कौन सी थी, सोशलिज्म, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। पार्ट बी ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। नेम द एंशिएंट इंडियन एम्परर हु प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ एनिमल्स, तो उस राजा का नाम आपने बताना है जिन्होंने जो है वो जानवरों की हत्या पे जो है वो रोक लगा दी थी, तो राजा का नाम है अशोका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ अमृतसर, अमृतसर का पुराना नाम जो है वो क्या था, तो वो था रामदासपुर, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी स्टैब्लिश्ड डैश सिटी, तो गुरु रामदास जी ने कौन से जो है वो सिटी की स्थापना की थी, रामदासपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526 एडी, तो 1526 एडी में जो है वो पहला पानीपत का युद्ध जो है वो लड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है पार्ट सी का है, यहाँ पर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपसे कि राइट अ नोट ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द अर्ली 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी में वुमेन की कैसी कंडीशन थी उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो 16th सेंचुरी में वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल थी, यानी कि बहुत ही दयनीय थी। विमेन वर कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, महिलाएं जो है वो घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी, उनके पास एजुकेशन का अधिकार नहीं था। फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज क्वाइट प्रिविलेंट इन हिंदू सोसाइटी, यानी कि हिंदू समाज में कन्या भ्रूण हत्या काफी प्रचलित था। अर्ली चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रिविलेंट इन हिंदू सोसाइटी, तो जो बाल विवाह है, ठीक है, जो सती प्रथा थी, तो ये सारे जो है वो हिंदू समाज में चलन में था और वुमेन्स को जो है वो खरीदा और बेचा भी जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट अ नोट ऑन द मंजी सिस्टम, ये हम पार्ट जो है वो सैंपल पेपर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर एक बार जो है वो चेक कर लेना। पार्ट डी स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यानी फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा वो आपने बताना है, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सेमिनल इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, इट सिग्नल्ड द एंड ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड ऑफ हिरार्की, ठीक है। तो जो मतलब कि ये एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, और यहाँ से जो पद अनुक्रम चल रहा था ना कि जो राजा का बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो वो चीज जो है वो खत्म होना शुरू हो गया था, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द रिवॉल्यूशन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पासिंग लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे लाइफ, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी निभाई कि वो ऐसे कानून को पास करेंगे जिसमें लोगों को जो है वो अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, आजादी का, बराबरी का, जिसे कि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि जो है जो प्रिविलेज दी गई थी, ठीक है, जो मतलब कि जो पुराने जो है कह सकते हो जो कुछ ऐसे लोग थे, प्रमुख लोग थे जिनको कि जो है वो विशेष अधिकार दिए गए थे, उनको जो है विशेष अधिकार जो है वो उनसे ले लिया गया, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एंश्योर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल द सिटीजन, तो इसका मतलब है कि जो पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की जो है वो घोषणा ने जो है वो सभी नागरिकों को किस किस की स्पीच की यानी कि भाषण की और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित कर दी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो है वो नेशन यानी जो राष्ट्र टर्म को एक न्यू मीनिंग देना शुरू कर दिया। द कंसेप्ट ऑफ सोवर्निटी डेवलप्ड विच मीन्स दैट द पीपल कॉन्स्टिट्यूइंग द नेशन आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड अथॉरिटी, तो सोवर्निटी जो है वो उसका कंसेप्ट जो है वो सामने आया जिसमें जो सारी पावर है वो लोगों के हाथों में सुनिश्चित कर दी गई। इट एंडेड द डोमिनेंट पावर्स ऑफ नोबल एंट्रीज, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पुजारियों के पास या जो नोबल पर्सन्स थे उनके पास जो पावर्स थी वो उनसे ले ली गई। मिडिल क्लास जो विमेन्स है, जो किसान है, ये सब जो है वो वर्ल्ड को एक न्यू शेप देने के लिए मतलब काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन बिहाइंड श्री गुरु अर्जन देव जी मार्टियरडम डिस्कस, यानी कि जो है श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के पीछे के क्या कारण थे उनके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ सिखिज्म है यानी कि सिख धर्म का विस्तार है, ठीक है। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि श्री गुरु अर्जन देव जी की सांगठनिक गतिविधियां जैसे कि श्री हरमंदिर साहिब, तरन तारण, करतारपुर, हरगोबिंदपुर का निर्माण और आदि ग्रंथ साहिब जी के संकलन से सिख धर्म का तेजी से जो है वो प्रसार होना शुरू हो गया था। दसबंद व्यवस्था के कारण धर्मसाल की आय में काफी वृद्धि हो रही थी। जहांगीर ने श्री गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता से राजनीतिक असुरक्षा जो है वो महसूस की, ठीक है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि एनिमिटी ऑफ पृथ्वीचंद, यानी कि पृथ्वीचंद से दुश्मनी। तो पृथ्वीचंद जो है वो श्री गुरु अर्जन देव जी के सबसे बड़े भाई थे और वे खुद को जो है वो गुरुपद का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे। गुरुपद प्राप्त ना कर पाने के कारण वे गुरु जी के शत्रु बन गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिशन ऑफ चंदू शाह। ठीक है, यानी चंदू शाह का विरोध। तो चंदू शाह जो है वो लाहौर प्रांत के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उनकी बेटी का विवाह जो वो गुरुजी के पुत्र हरगोविंद जी के साथ जो है वो तय हुआ, लेकिन चंदू शाह के अहंकार के कारण गुरुजी ने सिखों के अनुरोध पर चंदू शाह की बेटी के अपने बेटे के साथ विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो चंदू शाह ने इसे अपना अपमान समझा और गुरुजी का विरोधी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर की धार्मिक असहिष्णुता। जहांगीर एक कट्टर मुसलमान थे। वे गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या या अस्वीकृत हो गए। वह सिख धर्म के प्रसार को रोकना चाहते थे। नेक्स्ट है इमीडिएट कॉज, यानी कि तात्कालिक कारण। ठीक है, तो तात्कालिक कारण क्या था कि राजकुमार खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया था। वे गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने उनके पास आए। ठीक है, तो गुरुजी ने उन्हें जो है वो लंगर की पेशकश की, लेकिन गुरुजी के विरोधियों ने जहांगीर को भड़का दिया। जहांगीर ने खुसरो की मदद करने के लिए गुरुजी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो आगे चल पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़ के इसके आंसर करने हैं। विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर फर्स्ट। तो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में सोचा था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड है हु इन्वेंटेड अ मशीन टू मेक क्लॉथ फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। तो किसने जो है वो मशीन जो है वो प्रिपेयर करी थी? लुइस सुबाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू मेक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जो है वो किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर, टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर मलबरी, ठीक है, अल्कोहल, रबड़, रेजिन्स, फैट और दूसरे जो वेजिटेशन है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगला है हु वॉज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वो कौन थे? तो एन इंग्लिश साइंटिस्ट। यही वाला आंसर जो है वो लिख देना है आपने और ये आपका आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैप पॉइंटिंग है, जिसमें कि आपको जो है वो 5 चीजें जो है वो पूछी गई हैं। किसी 3 चीज को जो है वो आपने यहाँ पर मैप में पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है वो है कि चिनाब जो है वो बताना है। तो बच्चों ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो है वो चिनाब है। मैं इसको नंबर जो है वो ए लिख रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दूसरा चिनाब के बाद जो है वो झेलम, ये वाला जो है वो नंबर बी है, ये झेलम है। रावी जो है ये जो थर्ड लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये वाली जो है ये सी है, ये हमारी रावी है। उसके बाद पूछा गया है ब्यास, तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यानी कि ये डी है, ब्यास हो गया। और जो सतलुज रिवर है वो हमारी ये वाली रिवर है, ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया सतलुज। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो सिविक्स पार्ट है। इसमें जो है वो पार्ट ए में आपसे जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 2 पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद है हु चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का लोअर हाउस जो है वो क्या है? लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, यानी कि एमपी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, इंडिया जो है वो एक सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि पार्ट सी है, डिस्क्राइब एनी 4 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो 4 प्रमुख शक्तियां हैं उसके बारे में जो है वो आपने बताना है। ठीक है, तो अ बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो जो बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया है वो लॉ जो है यानी कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट की उसमें सहमति होगी। ठीक है,
अगला पॉइंट है ही अपॉइंट्स, वो प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं जैसे रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इन सबको अपॉइंट करते हैं। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल, तो धन विधेयक को पास करने के लिए पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस अवॉर्डेड टू अ क्रिमिनल इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब ऐसे क्रिमिनल जिसे कि फांसी की सजा भी दी गई हो, ठीक है, तो उसकी सजा को जो है जो राष्ट्रपति हैं वो जो है वो आजीवन कारावास में भी बदल सकते हैं, ठीक है, या बिल्कुल ही उसको फ्री जो है वो करवा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि 4 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, यानी जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनके नाम बताने हैं। तो शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और शिवसेना। पार्ट डी जो है इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर के 3 ड्यूटीज आपने बताने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करते हैं, अपने मिनिस्टर्स को जो है वो पोर्टफोलियो अलॉट करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, और जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनके बीच जो है वो मतलब कि काम में तालमेल बिठाकर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर का वो है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, इस स्टेटमेंट को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, यानी कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड्स रिसाइड, तो भारत में अलग अलग धर्मों के, जातियों के और पंथों के लोग रहते हैं। द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ कम्युनिज्म अमंग हिंदू एंड मुस्लिम, तो अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति है उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता की भावना को पैदा किया। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, तो जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, यानी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश की। तो इस चीज को ज्यादा क्लियर करने के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी सेक्युलर शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज दैट ऑल रिलीजन आर इक्वल, तो जो यहाँ पर भारत जो है मतलब ये जो धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा है वो ये बताती है कि भारत जो है वो सभी धर्मों को समान मानता है, ठीक है, यानी कि जो है अर्थ ये है कि सभी धर्म जो है वो समान है। भारत किसी भी एक धर्म की आधार मतलब कि कह सकते हो कि धर्म को जो है वो अपने ऑफिशियल रिलीजन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। एवरी रिलीजन हैज अ राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन ही और शी बिलीव्स इट, तो हर इंसान को जो है ये अपने धर्म की पूजा करने, उनके प्रैक्टिस करने, ठीक है, यानी उनका अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है, जिसे भी वो मतलब जिस भी धर्म को वो मानता हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।